हेलो हेलो स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड लेसन के कुछ टॉपिक्स स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के। तो बच्चों, हमने पहले एक लेक्चर अपलोड किया था जिसमें थर्ड चैप्टर के ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी रिक्वायर्स, स्पीड, सेलेक्टिविटी, सेंसिटिविटी, रिलायबिलिटी, सिंप्लिसिटी, इकोनॉमी, इसके बारे में, और उसके साथ में था ये हमारा बेसिक रिले टर्मिनोलॉजी, प्रोटेक्टिव रिले, कंसेप्ट ओनली। तो इसमें कंसेप्ट के हिसाब से मैंने रिले टाइम, पिकअप टाइम, उन सब चीज़ों के एक एक दो दो चार चार लाइनों के अंदर। ओके, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इससे अगले टॉपिक के ऊपर। कोशिश करेंगे इन सभी टॉपिक्स पे चर्चा करने की आज। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हाँ, परीक्षा की दृष्टि से बात करें तो काफ़ी बड़े, क्योंकि मार्क्स भी अच्छे कवर करते हैं ये, और जो क्वेश्चन का जो लेंथ है वो भी बढ़ी रहती है। ऊपर के जो टॉपिक हैं सभी वो एक एक दो दो नंबर्स के हैं, एक एक दो दो लाइंस के हैं, और ये टॉपिक थोड़े बड़े रहते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा प्रोटेक्टिव रिले, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑपरेशन 3.3। तो 3.3 में हम कुछ रिलेज के प्रिंसिपल और वर्किंग ऑपरेशंस को पढ़ेंगे। उसमें दो तीन हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के आगे दो तीन टाइप हैं, उन सबको देखेंगे हम। उसके बाद में थर्मल रिले, और उसके बाद में स्टैटिक रिले। तो अभी जो मेरे पास नोट्स हैं उसमें जो जो रिले अवेलेबल होंगी मैं आपको करवा दूंगा। कोई रह गया तो उसके बाद में उसको अवेलेबिलिटी में ला करके आपको करवा देंगे। ओवर करंट रिले, टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ओवर करंट रिले, डिस्टेंस रिले, डायरेक्शनल रिले, ऑपरेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज डिफरेंशियल रिले। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे थर्मल रिले से। ओके, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है थर्मल रिले। तो थर्मल रिले के अंदर हमने इसकी बेसिक चर्चा करनी है। तो थर्मल रिले का एक डायग्राम समझ लो पहले, यहीं से समझ आ जाएगा सारा बेसिक प्रिंसिपल, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो अच्छे से देखो डायग्राम में बच्चों। ऊपर दो डायग्राम ये दिखाई रखे हैं। एक तो जो जिसमें कॉन्टैक्ट क्लोज हैं, जिसमें कॉन्टैक्ट मिले हुए हैं आपस में, दोनों कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट आपस में मिले हुए हैं, और उस कॉन्टैक्ट के साथ में दो वर्ड लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ हायर मेटल स्ट्रिप एंड लिखा हुआ है लोअर मेटल स्ट्रिप, यानी दो अलग अलग मेटल की स्ट्रिप्स हैं। दो कितनी है ये मेटल स्ट्रिप्स? दो हैं, और इसीलिए इसका नाम रख दिया बाय मेटेलिक स्ट्रिप। बाय मतलब दो होता है बेटा, मोनो मतलब वन होता है, बाय मतलब टू होता है, ट्राई मतलब थ्री होता है ना। तो मतलब बाय मतलब यहाँ पे दो, बाय मेटेलिक स्ट्रिप, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर इलेक्ट्रिक कनेक्शन, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, और कॉन्टैक्ट क्लोज्ड है यहाँ पर, ठीक है। और नीचे वाले में दिखा रहा है कि कॉन्टैक्ट ओपन है। कॉन्टैक्ट ओपन कैसे हुए? हमने नीचे से उसको हीट दिया मतलब हीट आया। कैसे भी आया मतलब कोई चीज़ गर्म होती है, जैसे हमारे प्रेस होती है घर में, इलेक्ट्रिक प्रेस होती है घर पे, तो काफ़ी गर्म हो जाती है तो वो ऑटोमेटिक कट कर देती है ना। तो फिर वो जब ठंडी हो जाती है तो फिर से वो चालू हो जाती है ना। तो ऐसा इसमें क्या होता है? तो उसमें भी यही फिनोमेना होता है बायमेटालिक स्ट्रिप वाला। बायमेटालिक स्ट्रिप में जैसे ही नीचे की प्लेट ज़्यादा गर्म हो जाती है तो वहाँ से हीट उतनी मिल जाती है कि ये जो मेटल है, इस मेटल को वो बैंड कर देती है। यानी बैंड करने का मतलब मेटल को एक्सपैंड कर देती है। देखो, आपने कभी ये सुना होगा कि जब गर्मियाँ आती हैं तब रेल की पटरियाँ आपस में मिल जाती हैं, और सर्दियों में रेल की पटरियों में थोड़ा गैप आ जाता है। अमूमन जब उसको फिटिंग करा जाता है, गैप दे करके ही फिट किया जाता है, मतलब रेल की पटरियों में थोड़ा थोड़ा गैप रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन आप 9वीं 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं कि रेल की पटरियों में गैप क्यों रखा जाता है। तो रेल की पटरियों में गैप इसलिए रखा जाता है ताकि जब गर्मी आती हैं तो गर्मी से, टेम्परेचर हाई होने से मेटल एक्सपैंड होती हैं। मेटल्स, सारी मेटल्स एक्सपैंड होती हैं। कुछ मेटल्स ज़्यादा एक्सपैंड होती हैं, कुछ मेटल कम एक्सपैंड होती हैं। कुछ मेटल्स ज़्यादा एक्सपैंड होती हैं, कुछ मेटल्स कम एक्सपैंड होती हैं। तो अभी यहाँ पे ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ यही इसका प्रिंसिपल है। तो नीचे वाली मेटल जो लगी हुई है वो ज़्यादा एक्सपैंड होने वाली है, और ऊपर वाली मेटल कम एक्सपैंड होने वाली है। जैसे ही नीचे वाली मेटल ज़्यादा एक्सपैंड होती है
तो वो बढ़ना चाहती है लेकिन ऊपर वाली उसको बढ़ने नहीं देती, तो इसलिए वो बैंड हो जाती है। वो आपस में दोनों मतलब इस हिसाब से मतलब बांधी हुई हैं, दोनों को बाइंड करा हुआ है, वो अलग नहीं हो सकती दोनों। ऐसा नहीं कि भी एक बढ़ जाएगी दूसरी नहीं बढ़ पाएगी, बढ़ेगी तो दोनों बढ़ेंगी और सिकुड़ेंगी तो दोनों सिकुड़ेंगी, ठीक है। तो अब वो उनकी लेंथ बिल्कुल बराबर है, लेकिन जैसे ही उसको हीट मिलती है नीचे वाली मेटल को, वो एक्सपेंड होना चाहती है लेकिन वो एक्सपेंड नहीं हो सकती, और उसको ऊपर की तरफ वो बैंड कर देती है क्योंकि वो उसके साथ बंधी हुई है, ठीक है। और जैसे वो बैंड होती है ऑटोमेटिक वो कॉन्टैक्ट है वो ओपन हो जाता है। ओके, तो ये है हमारा थर्मल रिले का प्रिंसिपल। समझ आ गया होगा आपको, बहुत अच्छे से समझ आया होगा बेटा। तो अभी थोड़ा सा इसको और पढ़ लेते हैं अपन। हाँ, तो ये बात इसमें लिखी हुई है कि थर्मल रिले में इसकी क्रिया एक द्विधातु यानी बाइमेटेलिक स्ट्रिप तत्व की थर्मल क्रिया पर निर्भर करती है। इसके लिए इसके नज़दीकी एक हीटर लगा दिया जाता है, मूवेबल कॉन्टैक्ट एलिमेंट पर लगा होता है। गर्मी से एलिमेंट बैंड हो जाता है और कॉन्टैक्ट बंद हो जाता है। एलिमेंट के मुड़ने का कारण इसमें प्रयोग की जाने वाली 2 पत्तियों वाली अलग अलग थर्मल एक्सपोजन दर का होना है। यही है वो, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि थर्मल एक्सपोजन दर क्या होती है, थर्मल की एक्सपेंड होने की रेट, कि जैसे हीट मिलने से मेटल के एक्सपेंड होने की जो रेट है, कितने रेट पे कितनी दर से वो एक्सपेंड होता है। तो नीचे वाली मेटल ज़्यादा एक्सपेंड होने वाली होती है और नीचे वाली ऊपर वाली कम होती है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा बेटा। दूसरा टॉपिक है जो हमारा, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। देखो, हमें एक बार बेसिक प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, पहले हमने इसका पढ़ा, दूसरा हम इसका देख लिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, तो इसमें देखो हमने वहाँ देखा था कि 2-3 टाइप हैं उसके, है ना। तो उसमें पहला है हमारा अट्रैक्शन टाइप रिले, दूसरा है प्लंजर टाइप रिले, अट्रैक्शन का ही दूसरा टाइप है सॉरी, और उसके अंदर है हिंज्ड आर्मेचर टाइप, और तीसरा बैलेंस्ड बीम टाइप। तो मतलब एक ही अट्रैक्शन के 3 टाइप हैं। अट्रैक्शन टाइप के फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे अट्रैक्शन का मतलब आकर्षण, यानी कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाएगा तो उसके अंदर मैग्नेट बनेगा तो उससे आकर्षण पैदा होगा ना। तो अट्रैक्शन, सबसे पहले तो आप ये डायग्राम नोट कर लेना साथ साथ। तो कहने का मतलब ये अट्रैक्शन टाइप जो रिले है, ये दोनों ही तरह के सप्लाई पे काम करते हैं, एसी और डीसी पे। ये बहुत फास्ट स्पीड वाला रिले होता है और इंस्टेंसेस नेचर का होता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब तत्क्षणिक नेचर का, मतलब इन जैसे उसको मतलब इन अनबैलेंस मिला, जो बैलेंस नहीं होता, अनबैलेंस मिला, अनफॉल्ट मिला, तो वो वैसे ही ऑपरेट हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग टाइम है जो वो करंट के साथ बदलता रहता है, कभी ज़्यादा करंट आएगा तो जल्दी ऑपरेट होएगा, कम तो ना। और इन रिलो में डायरेक्शनल गुण तब तक नहीं होते जब तक कि अतिरिक्त ध्रुवीय कॉइल नहीं लगाई जाती, मतलब इसके अंदर एक पोलराइज कॉइल अलग से लगानी पड़ती है, तब उसके अंदर एक डायरेक्शनल गुण भी आ जाता है। डायरेक्शनल का मतलब कि डायरेक्शन के हिसाब से उसके ऊपर ऑपरेशन होना, ठीक है। ट्रांजिएंट के द्वारा प्रभावित होते हैं तथा इस दौरान ऑपरेट हो सकते हैं। अट्रैक्शन टाइप रिले निम्न प्रकार के हो सकते हैं, पहला है प्लंजर टाइप और उसके बाद में आ जाता है हमारा हिंज्ड टाइप। तो प्लंजर टाइप का ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये प्लंजर टाइप का डायग्राम बेटा, ये डायग्राम प्लंजर टाइप का डायग्राम है, ठीक है। तो उसके अंदर आपको एक कॉइल मिलेगा, आयरन कॉइल, आयरन प्लंजर मिलेगा, और उसके बाद में और ये ट्रिप कॉइल मिलेगा। तो वही होएगा हमारा कि जब वो अट्रैक्शन होगा तब ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा तो वो ट्रिप कॉइल हो जाएगा ना अट्रैक्शन में। सामान्य ऑपरेटिंग दशाओं में रिले कॉइल से होकर बहने वाली धारा इस तरह से होती है कि प्लंजर के गुरुत्वाकर्षण तथा स्प्रिंग के द्वारा स्थिति 5.3 के अनुसार बनाए रखती है। किसी दोष के यानी फॉल्ट के आने पर कॉइल में बहने वाली धारा का मान पिकअप मान से अधिक हो जाता है और प्लंजर सोलोनॉइड की ओर आकर्षित हो जाता है। जो ये प्लंजर है ये आकर्षण हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, जिससे वो कॉन्टैक्ट है वो क्लोज हो जाता है ना, और ऊपर की ओर मूव करता है, जैसे ब्रेकर के ट्रिप सर्किट के कॉन्टैक्ट बंद हो जाते हैं। वो कॉन्टैक्ट बंद होते ही उसके अंदर से करंट है जो फ्लो होने लग जाता है और हमारी सर्किट ब्रेकर है जो वो काम करना शुरू कर देती है, ठीक है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो हिंज्ड आर्मेचर टाइप, तो आर्मेचर टाइप में भी ऐसे एक हिंज्ड आर्मेचर यहाँ पे लगा दिया जाता है, और जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे बेटा
तो ये भी आकर्षण पैदा करेगा और ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा और वहाँ पे भी वही फंडा सेम ही है इसने। सामान्य ऑपरेटिंग सिस्टम में ये स्प्रिंग के साथ, ये तो पीछे स्प्रिंग बंधा हुआ है, इसके साथ बंधा रहता है और वो पीछे ही रहता है, ट्रिप कॉइल की तरफ नहीं आता है। और जैसे ही करंट है उसके अंदर फॉल्ट आता है तो करंट ज़्यादा आता है यहाँ पे जहाँ वी और आई लगा हुआ इनपुट, तो वो आकर्षण आ जाता है और आकर्षण के कारण वो नीचे की तरफ आता है और वो उसको क्लोज कर देता है। ठीक है, उसके बाद में बैलेंस बीम। बैलेंस बीम में भी यही फंडा है। तो दो कॉइल्स हैं, एक ऑपरेटिंग कॉइल एक रिस्टर्निंग कॉइल। रिस्टर्निंग कॉइल में ऑलवेज करंट इस हिसाब से रहता है कि इसको बैलेंस बनाए रखे, है ना, आगे की तरफ ये ना जाए। लेकिन ऑपरेटिंग कॉइल के अंदर वो करंट आती है जो फॉल्ट करंट आती है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग कॉइल में जैसे ही कॉइल करंट ज़्यादा आती है तो इसका जो फोर्स ज़्यादा हो जाता है इसकी अपेक्षा, तो वो उसको नीचे की तरफ खींच लेता है और कॉइल को ट्रिप कर देता है। और जैसे ही करंट नॉर्मल होती है फिर से रिस्टर्निंग उसके ऊपर फोर्स लगाता है और वापस ये ऊपर की तरफ चला जाता है, यानी वहाँ पे नॉर्मल दशा आ जाती है। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको ये डायग्राम और ये डायग्राम। ठीक है, प्लंजर टाइप के अंदर इसको पॉज करके बना लेना बेटा। प्लंजर टाइप में ये डायग्राम है, हिंज्ड टाइप में ये वाला डायग्राम है और बैलेंस्ड बीम में ये वाला डायग्राम। ठीक है, तो दो बैलेंस बीम में दो कॉइल हैं और उन दोनों के अंदर एक एक कॉइल है। बैलेंस बीम, एक बैलेंस बीम का मतलब एक कोई रॉड है उसको बीम बोला गया है। ठीक है, और वो बैलेंस है और जब हम उसको ऑपरेटिंग कॉइल के अंदर करंट ज़्यादा जाएगा, यानी जो फॉल्ट करंट है वो ऑपरेटिंग कॉइल से जाएगा तो वो ऑपरेट होगा, है ना, समझ रहे भैया। अब इनके ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, इसी के जो हम पढ़ रहे थे बैलेंस बीम टाइप के। तो इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है कि स्प्रिंग के प्रभाव, स्प्रिंग को नगण्य मानते हुए, स्प्रिंग जो है उसको हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं, वहाँ पे कुछ नहीं है। तो नेट जो टॉर्क है, नेट बला गुणन है टी बराबर, तो बोल रहा है कि K1 I1 स्क्वायर माइनस K2 I2 स्क्वायर, जहाँ K1 K2 क्या है, दोनों ही कॉन्स्टेंट्स हैं। रिले ऑपरेट होने के बिंदु पर, जब रिले ऑपरेट होगा तब टी हमारा नेट टॉर्क है जो जीरो हो जाएगा, तब टी हमारा जीरो हो जाएगा, यानी टॉर्क है जो वो दोनों की तरफ टॉर्क है ना। तब दोनों देखो यहाँ पर अगर मैं जीरो पुट कर दूँ, टी की जगह पे जीरो पुट कर दूँ तो ये दोनों क्वांटिटीज़ आपस में इक्वल हो गई, है ना, यानी इसमें से ये कम हुआ तो जीरो है, इट मीन्स ये दोनों बराबर हैं इसीलिए जीरो है ना। तो या कह सकते हो कि माइनस वाली संख्या जब इधर गई तो प्लस की होगी, बात वही आ गई, है ना। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी और वहाँ से हमें एक कांस्टेंट मिलेगा कि I2 का स्क्वायर और I1 और I2 का स्क्वायर इक्वल्स टू K2/K1, और स्क्वायर हटा करके हम इसके दोनों के ऊपर अंडर लगा देंगे, है ना। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट मिला, ये नहीं I1 I2 का जो रिलेशन आएगा वो K2/K1 का अंडर आएगा, दैट इज कांस्टेंट। तो इससे ऑपरेटिंग करंट और रिस्ट्रेनिंग करंट के बीच में एक डायग्राम बनाएंगे या कहें कि एक कर्व बनाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि जैसे जैसे हम ऑपरेटिंग करंट को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम ऑपरेटिंग करंट को बढ़ाते जाएंगे, रिस्ट्रेनिंग करंट है जो वो भी बढ़ेगा, है ना, रिस्ट्रेनिंग करंट है वो भी बढ़ेगा भी। तो ये कह रहा है कि यह जो प्रिंसिपल है इम्पीडेंस रिले में प्रयोग में लाया जाता है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे इम्पीडेंस रिले। यदि रिले PMMC रिले से ज़्यादा अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें एक्यूरेसी अच्छी होती है। PMMC आगे पढ़ेंगे भैया, PMMC क्या होता है। PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल रिले होता है, ठीक है, तो इसका बर्डन भी कम होता है ना। नेक्स्ट आ जाता है पोलराइज्ड मूविंग आयरन टाइप। तो हिंज्ड आर्मेचर रिले की सिलेक्टिविटी को DC
ऑपरेशन के लिए एक स्थायी मैग्नेट को जोड़कर बढ़ाया जाता है, जिससे पोलराइज बोल देते हैं। तो वहाँ पे जो हम हिंज देख रहे थे बस उसी के अंदर थोड़ी मैग्नेट करी है भैया मॉडिफिकेशन। देख लो यहाँ पर पोलराइज हमने देखा था, ये देखो यहाँ पे एक कॉइल है, यहाँ पे ये कॉइल के साथ में एक हमने और लगा दिया भैया। क्या लगा दिया हमने लगा दिया एक परमानेंट मैग्नेट। NS दिखाई दे रहा है ना, ये परमानेंट मैग्नेट है। तो हमने वो लगाने से क्या होगा कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी और बढ़ जाएगी, है ना। और थोड़ा सा ही इसके अंदर वो करंट आएगा फॉल्ट, तो जस्ट ही उसको ऑपरेट हो जाएगा, ऑपरेट करके और इसको ट्रिप कॉइल को क्लोज कर देगा। फिर करें अट्रैक्शन टाइप का जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है मैथमेटिकली, उसको हम कैसे देखते हैं ना। तो उसके लिए भी सेम फंडा है कि जो उसका जो फोर्स है, यहाँ पे मूविंग एलिमेंट पर लगने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एयर गैप फ्लक्स के स्क्वायर के समानुपाती तथा होता है। यदि मतलब संतृप्तता को नगण्य मान लिया जाए तो ऑपरेटिंग धारा के स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो यानी F है जो I स्क्वायर के इक्वल होगा, I स्क्वायर के समानुपाती। समानुपाती का चिन्ह हटा करके हम इक्वल जब लगाएंगे तो वहाँ पे कुछ कांस्टेंट आ जाएंगे, उस कांस्टेंट में हम K1 और ये K2 वो जो रिस्ट्रेनिंग का है वो माइनस करेंगे, है ना। तो DC रिले में जब बल स्थिर होता है तब ऑपरेटिंग बल I1 K1 I2 स्क्वायर रिस्ट्रेनिंग विरोध करने वाला बल K2 से ज़्यादा होता है, तो रिले ऑपरेट हो जाती है ना। तो जब ये ज़्यादा होता है तभी रिले ऑपरेट होती है, K2 वो रिस्ट्रेनिंग है ना। तो अब ये जो ऑपरेट होने वाला बल है हम देखेंगे कि वो उसे हम Fe मान लेते हैं, तो वो KI स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो I वहाँ पे हम मान लेते हैं I मैक्स Im साइन ओमेगा टी स्क्वायर करेंगे, है ना। तो फिर इसका फॉर्मूला लगाएंगे cos ओमेगा 2 का। तो ये थोड़ा आपके लिए मैथमेटिकल रहेगा तो मैं इसको बोर्ड पे करवा दूंगा, ठीक है। तो ये कोई ज़्यादा ऐसे आपके लिए दिमाग में रखने वाला नहीं है, आप डायरेक्टली इसका ये फॉर्मूला यही डायग्राम याद कर लेना इसका। साइन वेव है, और जैसे ही साइन वेव पॉजिटिव आती है तो भी हमें पॉजिटिव वेव मिलता है, नेगेटिव आती है तो भी पॉजिटिव वेव मिलता है, पॉजिटिव आता है तो सभी वेव में हमें पॉजिटिव फोर्स ही मिलता है, दोनों ही वेव के अंदर, साइन वेव के अंदर। तो कहने का मतलब दोनों यहाँ उत्पन्न बल दोनों भागों में मिलकर एक स्थिर भाग होता है जो इस समय पर निर्भर नहीं करता, यानी टाइम पे डिपेंड नहीं करता। जैसे टाइम बढ़े या कम हो तो एक जैसा फोर्स हमें मिलता है। अब इसके अंदर थोड़ा सा और कहने का मतलब भी हम थोड़ा कर सकते हैं, शेडिंग करने, ये इम्पोर्टेंट है, देख लो। विद्युत चुंबक में एक शेडिंग दी जाती है ना, यानी उसकी और फोर्स को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शेडिंग दे सकते हैं। देखो यहाँ पर ये एक ही था ना, जैसे ये एक है तो यहाँ पर ये इसके दो बांट करके एक में ये शेडिंग दे दिया, इसी को बोलते हैं शेडिंग देना। यहाँ पे ये जो रिंग लगाया हुआ है ना, इसी को बोलते हैं बेटा शेडिंग देना, ठीक है। तो शेडिंग देने से इसका जो है वो फोर्स और बढ़ जाएगा ना, पॉजिटिव फोर्स और बढ़ जाएगा। तो इसके यूज़ क्या क्या होते हैं, अट्रैक्शन आर्मेचर टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेट रिले के यूज़ क्या क्या होते हैं। क्योंकि ये क्या होता है, ये इंस्टेंट तात्क्षणिक प्रकृति का होता है और इसका जो स्टार्टिंग करंट लोड के उतार चढ़ाव हुए करंट सर्जेस के प्रति संवेदनशील होता है, फिर भी निम्न स्थितियों में काफ़ी उपयोगी होता है। इन रिलों में ओवर करंट, अंडर करंट, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज रिले जैसी दोनों AC व DC पर उपयोग में लाया जा सकता है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ओवर करंट, अंडर करंट, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, ठीक है। और दोनों तरह की वोल्टेज जैसे AC और DC, है ना। यदि ओवर करंट सुरक्षा के साथ टाइम लैग की ज़रूरत हो तो, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओवर करंट के साथ टाइम लैग, ओवर करंट के साथ टाइम लैग, तो इन रिलों को निश्चित समय लैग रिले, डेफिनेट टाइम लैग रिले तथा उल्टे यानी इन्वर्स टाइम लैग रिले के साथ उपयोग किया जा सकता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डेफिनेट, जैसे आप आगे पढ़ेंगे तो DTL रिले बोलते हैं और इसको
ITL रिले बोलते हैं ना, तो उनके साथ किसको प्रयोग किया जा सकता है, तो इसको किया जा सकता है भी अट्रैक्शन वाले को। इन रिलों को डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में प्रयोग किया जा सकता है। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन आगे हम देखेंगे, ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन होती है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये हम देख लिए थे पहले भैया, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर, ये हमने देख लिए थे भैया पहले ना। तो उसके बाद में आ जाता है हमारा डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। अभी हम ये ऊपर चर्चा कर रहे थे डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, ये हमारा सिलेबस में भी है टॉपिक। तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में बेटा ये डायग्राम नोट कर लेना आप कि कोई भी प्रोटेक्टेड वाइंडिंग है, वाइंडिंग कहने का मतलब होती है ट्रांसफार्मर की होती है या ना, तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए दोनों साइड एक सीटी लगा सकते हैं, और उन्हीं सीटी से हम प्रोटेक्शन करेंगे भैया डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, ठीक है। तो उन्हीं के बैलेंस से तो ये इसकी जो बेसिक लाइन है इसको समझ लो। एक डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले दो या अधिक समान विद्युत क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड, दो या अधिक समान विद्युत क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड तथा फेज कोण के सदिश अंतर पर प्रतिक्रिया देती है। यानी उन दोनों के जो डिफरेंस है, उन दोनों के जो, जैसे मान लो ये दो करंट है, एक करंट ज़्यादा है एक करंट कम है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है, अगर उनका डिफरेंस जीरो आएगा तो ये काम नहीं करेगी। अगर डिफरेंस आएगा, समथिंग कुछ भी आएगा, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव, उससे कोई मतलब नहीं हमें, तो वो डिफरेंस आएगा तो उस डिफरेंस से ये ऑपरेट होगी भैया। क्योंकि ये जो रिले कॉइल है, ये रिले कॉइल को ऑपरेट करने का काम कौन करेगी, वो डिफरेंस करंट करेगी। जैसे मान लो ये एक ही प्रोटेक्टेड वाइंडिंग है, इसमें से एक ही करंट जानी चाहिए, लेकिन जैसे ही फॉल्ट आएगा तो जिस साइड फॉल्ट आएगा वहाँ पे करंट कम रहेगी, दूसरे साइड फॉल्ट करंट कम रहेगी, एक साइड ज़्यादा रहेगी एक साइड कम रहेगी। तो उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा इस रिले कॉइल के अंदर, वही हमें इसको ऑपरेट करने का काम करेगा। तो ये इसके अंदर लिखी हुई जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, डायग्राम नोट कर लेना बेटा, कि सुरक्षित की जाने वाली प्रोटेक्टेड वाइंडिंग में कोई अंदरूनी दोष नहीं हो तथा यदि बाहरी फॉल्ट आता है तो इस स्थिति में प्रोटेक्टेड वाइंडिंग में घुसने वाली धारा, उससे निकलने वाली धारा तथा उसका मैग्नीट्यूड और फेज समान रहता है। CTS का अनुपात इस तरह रखा जाता है कि उपरोक्त स्थिति में, CTS मतलब ये जो CT करंट है, जो करंट ट्रांसफार्मर्स हैं, जो इनका अनुपात इस तरीके से रखा जाता है कि उपरोक्त स्थिति में दोनों ओर से CTS की सेकेंडरीज में समान धारा रहती है। तय इस स्थिति में रिले कॉइल में से बाहर होने वाली धारा का मान जीरो रहता है, क्योंकि रिले कॉइल वायरों के मध्य पॉइंट्स पर जुड़ी रहती है, इसलिए सामान्य दशा में बाहरी दोषों में स्थिति में रिले ऑपरेट नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे ही इंटरनल फॉल्ट आता है, उसके अंदर इंटरनल फॉल्ट जैसे ही आता है, वाइंडिंग में कोई इंटरनल फॉल्ट आता है, तो वाइंडिंग में दोनों और करंट का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आ जाता है, और उसी डिफरेंस के कारण I2 माइनस I1 का मान कुछ मिल जाता है। अभी तो ये I1 I2 मान जीरो मिलेगा। कहने का मतलब ये जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है ये इंटरनल फॉल्ट्स में यूज़ करी जाती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कहने का मतलब इंटरनल फॉल्ट्स में कौन सी रिले प्रयोग की जाती है भैया, तो बोलेंगे डिफरेंशियल रिले, ठीक है। डिफरेंशियल रिले कौन सी प्रयोग की जाती है, इंटरनल फॉल्ट्स के लिए प्रयोग की जाती है। ये लिखा हो अंदरूनी दोषों में, वाइंडिंग के अंदरूनी दोषों में कौन सी डिफरेंशियल रिले प्रोटेक्शन यूज़ की जाती है, ठीक है। तो वो करंट उसके अंदर कुछ ना कुछ मान फ्लो होएगा, और उसी से रिले कॉइल है जो ऑपरेट होएगी, और उसी से हमारा जो कॉइल है ऑपरेट होकर के वो वाइंडिंग को अलग कर देगा, जिससे उसके अंदर होने वाली हानि को बचा सकते हैं भैया, ठीक है। अब ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में आगे आगे हम इसके अंदर और घुसते जाएं, तो जैसे ये फर्स्ट टाइम हो गया, ये इसके अंदर हम वो देखें तो इसकी जो योग्यता को और बढ़ाने के लिए डबल CTs कर रहे हैं हम, ठीक है। और इसके अंदर हम परसेंटेज डिफरेंशियल रिले देख रहे हैं। डिफरेंशियल रिले इसको बायस्ड या परसेंटेज डिफरेंशियल रिले भी बोल देते हैं। तो ये आगे आगे इसकी अब बढ़ाने का फंडा है जैसे भी। तो इसके अंदर बायस्ड हम कैसे करते हैं कि नीचे जो हम रिस्ट्रेनिंग कोइल है, ऑपरेटिंग कोइल है हमारी, जो ऑपरेटिंग कोइल के यहाँ पर हम एक रिस्ट्रेनिंग कोइल को लगा देते हैं। ऑपरेटिंग कोइल के पास में हम रिस्ट्रेनिंग कोइल को लगा देते हैं, जो कि हाँ इसके अंदर
यही आ जाता है कि परसेंटेज डिफरेंस रिले किसे कहते हैं। तो इसमें लिख देंगे कि इसके अंदर हम रिस्ट्रेनिंग वाइंडिंग जोड़ी जाती है। ऑपरेटिंग कोयल को रिस्ट्रेनिंग कोयल के बिल्कुल मिडल पॉइंट में लगा दिया जाता है। रिस्ट्रेनिंग कोयल के दोनों तरफ हाफ हाफ टर्न्स हो जाते हैं। जैसे मान लो इधर से टोटल ये 100 हैं तो 50 इधर और 50 इधर। तो जैसे मान लो I1N/2 I2N/2 दोनों N बराबर है ना। तो औसत रिस्ट्रेनिंग जो करंट है I1 + I2/2 इंटू N टर्न्स की संख्या जो भी होती है देते हैं। और एक्सटर्नल दोषों की स्थिति में दोनों I1 I2 बढ़ती है तो रिस्ट्रेनिंग वाला गुण को बढ़ा देती है जो रिले को गलत ऑपरेशन से रोकती है। कहने का मतलब यहाँ पर अगर रिले को बाहरी करंट को मिलता है तो वहाँ पे ऑपरेट होने का चांस रहता है इसका, ये इसका दोष है ना नॉर्मली का। लेकिन जो परसेंटेज है या बाइस्ड है ये इंटरनल फॉल्ट्स में, ओनली इंटरनल फॉल्ट्स में ही ऑपरेट होगा। एक्सटर्नल फॉल्ट आएगा भी तो भी ये फॉल्ट नहीं होगा, वहाँ पर एक्सटर्नल फॉल्ट आकर के ऑपरेट होने का चांस रहता है। डिफरेंशियल आउटपुट करंट तथा रिस्ट्रेनिंग करंट का अनुपात फिक्स्ड परसेंटेज में रखा जाता है, इसीलिए इसको परसेंटेज रिले भी बोलते हैं। इसके परसेंटेज रिले बोलने का रीज़न ही इसका ये। और दूसरा इसका बायस रिले बोलने का रीज़न क्या है कि हम इसके अंदर रिस्ट्रेनिंग कोयल अतिरिक्त जोड़ देते हैं, बायस कर देते हैं, इसलिए इसका नाम है ना। तो ये आप इसका डायग्राम याद कर लेना बेटा कि जो एवरेज रिस्ट्रेनिंग करंट है और डिफरेंशियल ऑपरेटिंग करंट है उनके बीच में जब कर्व बनाते हैं कुछ ऐसा करंट कर्व हमें मिलता है। ओके, अब हम ज़्यादा इसके अंदर वो घुसेंगे नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे हम डिस्टेंस रिले। डिस्टेंस रिले देखो नाम से पता चल रहा है डिस्टेंस रिले। डिस्टेंस का मतलब तो दूरी होता है ना। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो रिले का ऑपरेशन है वो कैसे उस पर ऊपर डिपेंड करेगा, देखते हैं। तो कहने का मतलब ये जो डिस्टेंस रिले होता है इसकी काबिलियत सुरक्षा सर्किट में धारा और वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पर निर्भर नहीं करती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछ ली जाता है कि डिस्टेंस रिले की काबिलियत किस पे निर्भर करती है, धारा पर, वोल्टेज पे, इनमें दोनों में किसी पे नहीं। तो इन दोनों पे किसी पे नहीं करती, बल्कि यह V तथा I के अनुपात अर्थात V/I पर निर्भर करती है। V/I क्या, जैसे V R बराबर क्या होता है V/I, Z बराबर क्या होता है V/I। तो वही जैसे ये इम्पिडेंस रिले जैसा काम करती है भैया। यहाँ पर धारा तत्व तथा उत्पन्न बल आघूर्ण का वोल्टेज तत्व, धारा तत्व तथा उत्पन्न बल आघूर्ण का वोल्टेज तत्व तथा उत्पन्न बल आघूर्ण विरोध करता है। रिले एक तब ऑपरेट होती है जब V और I का V/I अनुपात एक पूर्व निर्धारित मान से कम हो जाता है। यानी कहने का मतलब हम उसके ऊपर पहले से फिक्स कर देते हैं कि भैया इतना V और I आए तो तू भैया पे ऑपरेट मत होना, अगर इससे कम हो जाए V/I का मान तो ऑपरेट होना है ना। तो यह डिस्टेंस रिले के सिद्धांत को आप डायग्राम में देख सकते हैं। रिले के वोल्टेज तत्व को सुरक्षा की जाने वाली लाइन से PT से चार्ज करते हैं, PT4 पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से चार्ज करते हैं, जबकि करंट तत्व के सुरक्षा दी जाने वाली लाइन के सीरीज में CT से चार्ज करते हैं। तो कहने का मतलब इसके अंदर CT और PT दोनों ही लगे होते हैं। तो आप इसके डायग्राम को अच्छे से नोट कर लिए भैया। और यहाँ पर दो CBCB है, मतलब सर्किट ब्रेकर्स हैं, और बीच में कहीं फॉल्ट आया और उस फॉल्ट से इधर ये इम्पीडेंस रिले लगा हुआ है जिसको हम डिस्टेंस रिले बोलेंगे। और ये डिपेंड करता है V और I के रेशो पर, और CT इसके करंट को चार्ज करने के लिए और PT इसके वोल्टेज को चार्ज करने के लिए। V और I के रेशो से ही ये ऑपरेटर होने वाला भी है। यदि मतलब सामान्य ऑपरेटिंग दिशाओं में प्रोटेक्टेड जोन का इम्पीडेंस Z1 है तो रिले का इस प्रकार डिज़ाइन किया जाता है। तो दोष आने पर रिले तथा दोषी पॉइंट के बीच जो इम्पीडेंस ZL से कम हो जाए, यानी पहले ZL है तो उससे कम हो जाएगा तो रिले ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो फॉल्ट के लिए रिले ऑपरेट हो जाती है, जबकि फॉल्ट F2 के लिए रिले ऑपरेट नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि उससे पहले एक सर्किट ब्रेकर लगा होता है। तो मतलब फॉल्ट F2 से सर्किट ब्रेकर ये वाला ऑपरेट होगा, इधर वाला नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो अभी देखेंगे कि इसके कितने सारे टाइप हैं। तो आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ डिस्टेंस रिले। डिस्टेंस रिले के कितने टाइप होते हैं। तो डिस्टेंस रिले का ऑपरेशन रिले द फॉल्ट पॉइंट के बीच में निम्न क्वांटिटी को नापने के आधार पर
इसका क्लासिफिकेशन करा जाता है। पहला है तो इम्पीडेंस रिले, फिर आ जाता है प्रतिघात रिले, फिर आ जाता है एडमिटेंस रिले। तो जैसे आप पढ़ते हो V/I, तो उसके कई सारे नाम होते हैं। V/I R भी होता है, Z भी होता है, X भी होता है ना। तो पहले इम्पीडेंस रिले मतलब Z है ना, जो रिले फॉल्ट पॉइंट, जो रिले तथा फॉल्ट पॉइंट के बीच में इम्पीडेंस को मापता है तो वो इम्पीडेंस रिले हो गया। जो रिले तथा फॉल्ट पॉइंट के बीच में रिएक्टेंस को मापता है, रिएक्टेंस X है ना, X समझते हो ना, X रिएक्टेंस XC/XL है ना, समझ रहे हो भैया, रिएक्टेंस। ठीक है, तो फिर ये जाता है महो फॉर, जैसे एडमिटेंस का जो यूनिट होता है महो होता है, एडमिटेंस का महो होता है भैया। जो रिले फॉल्ट और रिले तथा फॉल्ट पॉइंट के बीच में एडमिटेंस को मापता है उसे हम महो रिले बोलते हैं, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये निम्न रिलों के यूनिवर्सल एक इक्वेशन है, आपको याद रखना है। टी इसका जो बला घूर्ण का इक्वेशन है, T बराबर K1I2I² K2V² K3VI cos phi थीटा माइनस टॉ प्लस K। ये हर जगह पे थोड़ा थोड़ा वेरी होता है। इम्पीडेंस के लिए कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, रिएक्टेंस के लिए कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, महो के लिए ना। तो हर ये एक यूनिवर्सल है और उसी से हम बाकियों की इक्वेशंस निकाल सकते हैं। जैसे अब ये इस इक्वेशन में आगे के 2 पॉइंट रखे, लास्ट का पॉइंट रखा और सॉरी K3 रखा और बाकी उसके साथ सब चीज़ों को माइनस कर दिए, तो वो बन गया हमारा इम्पीडेंस रिले। समझ रहे हो मेरी बात को? ये एक यूनिवर्सल मतलब सबके लिए है। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है और वो इक्वेशन दूसरों के लिए थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा भैया। तो इम्पीडेंस रिले के लिए VI cos phi थीटा माइनस टो प्लस K हट जाएगा इसमें से, बाकी सारी इक्वेशन वैसी आ जाएगी। ओके, तो उसके अंदर ये K1I2² ऑपरेटिंग बल है, रिस्ट्रेनिंग है तो उसको माइनस में लिया जाएगा। ठीक है, और K3 है जो स्प्रिंग का है वो भी माइनस में लिया जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन को दोनों ही विरोध करते हैं, ऑपरेटिंग और रिस्ट्रेनिंग। ठीक है, तो जब ऑपरेशन होगा तब फोर्स हमारा, टॉर्क हमारा 0 हो जाएगा। तब 0 होगा तो ये इक्वेशन ऐसे होएगी, और इसके सॉल्व करके हम इसके अंदर V2 और I2 का है ना, V और I2 का स्क्वायर का जो रेशो है वो निकाल लेंगे। और क्योंकि V और I Z है, Z हम इम्पीडेंस निकालना है और वो इस तरीके से मिलेगा हमें, और उसको ऊपर एंड रूट करके हम V और I का कांस्टेंट का मतलब मान निकाल लेंगे। वो कह रहे हैं कि अगर हम स्प्रिंग को नेग्लिजिबल मान लें तब फिर हम लास्ट वाली टर्म को हटा सकते हैं, क्योंकि K3 स्प्रिंग का ही था, उसको हमने 0 मान लिया तो सारी इक्वेशन 0 होगी पीछे वाली। बचा क्या? K1/K2 दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो V/I यानी Z है जो Z बराबर K1/K2। तो ये मैथमेटिकल्स ज़्यादा नहीं समझ आ रहा तो मैं एक दिन इसके मैथमेटिक्स के लिए सबसे अलग से बोर्ड पे समझा दूंगा ना। ठीक है भैया, तो इसके लिए हम RX डायग्राम, किसके लिए? इम्पीडेंस रिले के ऑपरेटिंग सिद्धांत का वर्णन कर चुके हैं। इम्पीडेंस रिले के ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक को RX चित्र से समझाया जा सकता है। तो ये RX डायग्राम है इसका बेटा, और ये ऐसे कैसे भर दिया भैया, इसको टेढ़ा कैसे कर दिया भाई? तो समझ रहे हो बेटा, ऐसे समझ लो, सॉरी दिख रहा है तो, है ना। तो RX डायग्राम ये मतलब एक डायग्राम है जिसके अंदर R फॉर रेजिस्टेंस, X फॉर रिएक्टेंस, R और X का सम करते हैं, R² प्लस X² करते हैं तो हमें Z मिलता है बेटा, है ना। तो बस वही है RX डायग्राम, और कुछ नहीं है ना। R और X ये डायग्राम याद कर लेना। ये जो है रियल R यानी रेजिस्टेंस, और ऊपर वाली लाइन ये X, और इसके अंदर वो ऑपरेटिंग होने वाला जो एंगल है वो है थीटा पर ऑपरेट होगा, वहाँ पे हमें Z मिल जाएगा। ठीक है।